तो चलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई होप आज का वीडियो बड़ा मजा होने वाला है। और बाबू 11 का जो है 40 में 40 का जो है ऑब्जेक्टिव का आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है कि मैच करना बैठ के कि 40 में आपका कितना नंबर आया, आपको कमेंट में जरूर बताना है और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक पूरा बने रहो, बड़ा मजा आने वाला है। तो एक शायरी से शुरुआत करते हैं कि जिंदगी के सफ़र में मानो तो मौज है, जिंदगी के सफ़र में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज है। तो जैसा बोले थे कि भैया टेस्ट सीरीज से अगर आपका नोट से सारा क्वेश्चन वहीं से आया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, बाकी बात सब तो लॉलीपॉप जैसा था, है ना, पूरा एकदम लॉलीपॉप जैसा था। सबको आंसर मैच करते रहना है। तो चलो ये सब क्या था आपका, देख सकते हो कि 2026 का आपका जो फाइनल एग्जाम का है उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछो पूरा सिग्निफिकेंट फिगर। आप लोगों को बताए थे कि भैया सिग्निफिकेंट फिगर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो सिग्निफिकेंट फिगर में क्वेश्चन दे दिया है 0.057 पूछ रहा है इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आप लोग को बोले थे कि बाबू जो होता है नन जीरो से पहले जितना जीरो रहता है, नन जीरो यानी कि नन जीरो से पहले जितना जीरो रहता है सब सब क्या रहता है, सब सिग्निफिकेंट आपका नहीं होता है। तो ये दुइयो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नन जीरो पहले है तो आपका सिग्निफिकेंट कितना हुआ, एक और एक यहाँ दो, टोटल दो। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका 2 हो गया। तो आंसर कहाँ है 2 भैया, देखो ए नंबर में आंसर 2। देखो जो भी क्वेश्चन दिया था वो सही टिक मारा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पूछ रहा है कौन सा इसमें जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसको तो पढ़ाए थे। तो इसमें आपका जो आंसर है भैया ये है एवोगाड्रो लॉ। ये आपका जो है लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के अंदर में नहीं आता है, बाकी बात सारा आता है। तो आंसर आपका हो जाएगा दूसरा का बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस व्हेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो इसका रिएक्शन लिखें। जब हम लोग हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हम लोग का वाटर बनता है, लेकिन जब इस रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी आपका 2 से बैलेंस करना होगा। तो देखो टोटल वाटर कितना बन रहा है, या देखो यहाँ ध्यान से देखो, टोटल जो वाटर बना है भाई साहब आपका 2 मोल बना है। कितना मोल, 2 मोल। तो 2 से बैलेंस किया मतलब वाटर 2 मोल बन रहा है, तो आंसर आपका होगा 2 मोल। तो देखो आंसर ये होगा आपका 2 मोल, ठीक है। तो आंसर 2 मोल हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। जब टेस्ट ले रहे थे तो ये क्वेश्चन में 3 बार आपको डाले थे, है ना, कि ये आएगा तो भाई आएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि बेंजीन का जो मोलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है C6H6। बोले थे भाई कि अगर इंपेरिकल फार्मूला निकालना है तो इसको क्या करना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बदलना है, काट दो, कितना से कटा 6 से तो हो गया CH हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा CH। इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा CH। तो आंसर आपका निकलेगा बी। क्या निकलेगा बी। आपको सिखाए थे यही, अगर आपका मोलिकुलर फार्मूला पूछ ले रहता तब होता C6H6, है ना। देखो यहाँ ये देखो कितना कंफ्यूज है, C6H6 यहाँ देखो बहुत टिक टाक मारा है, लेकिन आंसर आपका होगा CH। क्या होगा CH। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैच कर लो बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पूछा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। यहाँ देखो इसका फार्मूला दिया है इन ऑन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन एनफ वाटर। अगर पानी में हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं टू मेक फाइनल वॉल्यूम ऑफ द 2 लीटर, तो कितना होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखो मोल्स निकालेंगे, जो डेटा दिया हुआ है इसको मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गिवन मास बटे मोलर मास, है ना, गिवन मास बटे मोलर मास। तो देखो गिवन मास कितना है 20 ग्राम। तो देखो ऊपर में रख दिए यहाँ, देखो गिवन मास बटे मोलर मास में 20 ग्राम। और जब इसका निकालोगे आप मोलिकुलर मास तो टोटल निकलेगा 342। कितना निकलेगा 342। डिवाइड करोगे तो मोल निकलेगा बाबू इतना 0.0585 मोल। अब हम लोग को मोलरिटी पूछा तो मोलरिटी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ देखो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो मोल ऊपर में निकाल लिए थे 0.085 ये और 2 मल्टीप्लाई करोगे 0.02985 ये निकलेगा। आंसर जो है आपका निकलेगा बी वाला। क्या निकलेगा बी वाला। तो मैच कर लो, आपको सॉल्यूशन भी देने जा रहे हैं ताकि आपको पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बाबू, यहाँ पूछा है इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अच्छा, ऑफ एन आइटम 13 एंड 14 रिस्पेक्टिवली, तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जेड एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर पूछा है। देखो बाबू आप लोग को बताए थे
आप लोग को बताए थे कि न्यूट्रल एटम के लिए होता है Z बराबर P बराबर E, ठीक है। तो Z बराबर P बराबर E, देखो यहाँ क्या दे दिया है, सबसे पहले हम लोग को दे दिया प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन कितना दे दिया है, प्रोटॉन दे दिया 13, प्रोटॉन दे दिया 13, यानी कि प्रोटॉन आपका 13 है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रल एटम के लिए Z बराबर P बराबर E होता है, मतलब जितना प्रोटॉन उतने उसमें एटॉमिक नंबर। तो पहला हम लोग का निकल गया कि एटॉमिक नंबर भैया होगा 13। लेकिन मास नंबर में क्या करते हैं, मास नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देते हैं। तो टोटल देखो कितना दिया है, 13, 13 प्लस 14, 13 प्लस 14 तो हो जाएगा 13 14 कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 1 27। तो हो गया आपका Z बराबर निकल गया। आप देख सकते हो कि आपका Z बराबर निकल गया है 13 और आपका ये यानी कि मास बराबर यहाँ निकल गया 27। तो कहाँ है भैया 13 और 27, देखो यहाँ बी नंबर हो जाएगा। और ये कौन एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट आपका हो जाएगा अल्युमिनियम। क्या हो जाएगा, अल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और मास नंबर 27। तो हम लोग को एलिमेंट का नाम नहीं पूछ लेता, हम लोग को पूछा था एटॉमिक नंबर और मास नंबर, तो आपको समझा दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल रीजन। देखो ये क्वेश्चन टेस्ट में भी डाले थे, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें कितना सा आता है, तो ये आपका 400 से 750 नैनोमीटर के बीच में आता है। आंसर होगा आपका ये, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन 8वां देखो, यहाँ पूछा है इफ एनर्जी बराबर 4.5 किलो जूल तो वेवलेंथ इसका क्या होगा। तो देखो भैया एनर्जी दे दिया था, हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं hc/लैम्बडा, hc/लैम्बडा, और वेवलेंथ इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लैम्बडा बराबर hc/e। तो इसमें सारा तो वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट कर दो। अगर लैम्बडा निकालना है तो h का वैल्यू जानते हो, प्लैंक कांस्टेंट है 6.636, ये वैल्यू आपको बताए थे 6.636, ठीक है। और ये c का वैल्यू आप जानते हो, ये स्पीड ऑफ लाइट वाला जो वैल्यू आपको पता ही होगा। ई से एनर्जी का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया है, हल करोगे तो फाइनली आंसर आपका निकलेगा 4.42 गुने 10 के पावर -25 मीटर। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर हो जाएगा भाई सी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पूछा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, द सीरीज ऑफ लाइन ऑब्टेन्ड। पूछ रहा है विच सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड। एक इलेक्ट्रॉन है जो जंप कर रहा है थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो स्पेक्ट्रम लाइन क्या होगा, तो ये बाल्मर सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज। देखो सीरीज नंबर 1 जो आपका सेल नंबर 1 रहता है इसको हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं। जब 2 में इलेक्ट्रॉन कूदता है तो इसको बाल्मर सीरीज कहते हैं, और 3 को हम लोग बोलते हैं भैया पास्चन सीरीज, और 4 को हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, और इससे आगे जो आता है उसको बोलते हैं प्रीफंड सीरीज, ठीक है। तो हम लोग जो 2 है ऑर्बिट नंबर 2 को हम लोग बोलते हैं भैया, ऑर्बिट नंबर 2 में जो कूद रहा है उसको बाल्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाल्मर, ठीक है। और थर्ड मतलब पास्चन, तो थर्ड से कूद रहा है 2 में, यानी कि पास्चन से जा रहा है बाल्मर में, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा बाल्मर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पूछा है व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल L बराबर 1। पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको वैल्यू दे दिया है, यहाँ पूछ दिया है कि व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, जिसका L का वैल्यू दे दिया है ऑन। देखो बाबू आप लोग को ये पढ़ाए थे कि वैल्यू ऑफ L पता होना चाहिए। L का वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो बताए थे कि 0 को हम लोग बोलते हैं यस, P के बोलते हैं, 1 के बोलते हैं P, 2 के बोलते हैं हम लोग D, और 3 को बोलते हैं हम लोग F, ये तो बोलते हैं। तो हम लोग को क्या दिया क्वेश्चन में, देखो L बराबर 1, तो L बराबर 1 का मतलब होता है P। तो आप लोग को हम पढ़ाए थे, आप लोग को ये सिखाए थे कि भैया जो आपका S का जो होता है वो स्पेरिकल शेप होता है गोल जैसा, और P का होता है डम्बेल शेप, और D का होता है डबल डम्बेल, एक वो डम्बेल और एक डम्बेल इधर डबल डम्बेल, और F का होता है कॉम्प्लिकेटेड। तो हम लोग को क्या पूछ दिया है, L बराबर 1, और L बराबर 1 का मतलब होता है P, और P का हम लोग का शेप क्या होगा, डम्बेल। तो आंसर हो जाएगा आपका B, डम्बेल हो जाएगा। देखो ये लड़कवा मार दिया डबल डम्बेल, गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट वैलिड। कौन इसमें से वैलिड नहीं होगा, n बराबर 1 और L बराबर 2 वैलिड नहीं होगा। आंसर आपका B होगा। क्यों B होगा समझो, आपको समझा देते, थोड़ा बहुत सारा बच्चा समझने वाला रहता है। देखो n बराबर, अभी बताएं कि L बराबर 2 का मतलब क्या हुआ, D। अभी बताएं कि भाई साहब अगर आपका L का वैल्यू 0 है तो इसको बोलते हैं यस, अगर L का वैल्यू 1 है तो इसको बोलते हैं P, अगर L का वैल्यू 2 है तो इसको बोलते हैं D, और बेटा अगर 3 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं F। लेकिन देखो यहाँ n बराबर 1 दे दिया, n बराबर 1 हुआ, और L बराबर 2 का मतलब क्या हुआ, L बराबर 2 का मतलब D, तो 1D कभी आएगा क्या, नहीं। फर्स्ट सेल में देखो, जो आप फर्स्ट सेल में देखोगे ध्यान से देखो इसको, फर्स्ट सेल में कौन आता है, सिर्फ 1s आता है, दूसरा में कौन आता है 2s और 2p आता है, तीसरा में कौन आता है 3s 3p 3d, चौथा में कौन कौन आता है, चौथा में आएगा आपका 4s 4p
4D और 4F। तो देखो 1D कभी पॉसिबल है नहीं ना, 1S सिर्फ पॉसिबल है, तो 1D कहाँ से भैया पॉसिबल होगा? तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है विच नॉट वैलिड, तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, तगड़ा क्वेश्चन है बाबू। अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल पूछ रहा है, अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्बिटल शुड फील्ड फर्स्ट, कौन पहले भरेगा? तो सबसे पहले कौन भरेगा? जिसका एनर्जी सबसे कम होगा। आप लोग को अबाउ प्रिंसिपल में बताए थे कि पहला में कौन आता है? 1s, दूसरा में आता है 2s 2p, और तीसरा में लिखने सिखाए थे 3s 3p और 3d, चौथा में यहाँ बताए थे 4s 4p 4d। तो पहले क्या बोले थे? 1s में भरता है, फिर 2s में भरता है, इस तरह से आपको बताए थे डायग्राम में। तो 1s तो दिया नहीं है, तो हम लोग को क्या दिया है? देखो एक हम लोग को दे दिया 5d, तो 5d भैया ढेर नीचे है, तो सबसे पहले कौन भर रहा है? देखो 2s, पहले कौन भर रहा है? 2s। 1s नहीं है तो पहले 2s भरेगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी 2s। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तगड़ा क्वेश्चन है, एगो जंप कर गया भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पूछा है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स, किसका है? एटॉमिक मास, एटॉमिक बिहेवियर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर का है भैया। ठीक है, और ये कौन बोला था? मोस्ले बोला था। जब पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ाए थे तो बताए थे कि जो है मोस्ले बताए थे, MOSLEY, मोस्ले, MOSLEY, मोस्ले बताया था कि एटॉमिक नंबर जो है पीरियोडिक फंक्शन है किसी भी एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते थे। आंसर आपका हो जाएगा डी, एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, द पेयर ऑफ एलिमेंट विच आर मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में कौन कौन है? तो थर्ड पीरियड में आपका भैया सिलिकॉन और आपका क्लोरीन है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट कौन है? सिलिकॉन और क्लोरीन। तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यहाँ पूछा है लोवेस्ट आयनोजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल इज शोन बाय। लोवेस्ट आयनोजेशन एंथैल्पी, आप लोग को बताए थे कि आयनोजेशन एंथैल्पी क्या होता है? किसी भी एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट है ये क्या है? एक एटम है, एटम के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है। बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी डालना पड़ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा आयनोजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनोजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो हम लोग को देखना है कि किस में कम पड़ेगा। तो देखो एक सिंपल से एग्जांपल से समझो, आप लोग को पढ़ाए थे, सिखाए थे कि बाबू एक बात करो कि तेरे हाथ में एक 5 टकवा रबड़ वाला छोटका गेंदवा दे दिए, अभी तुम किटकिटा के पकड़ ले है, पूरा भैर मुठा पकड़ ले। अब इसको कोई छोड़ाएगा तो आपसे छोड़वा नहीं पाएगा, क्योंकि पूरा भैर मुठा पकड़े हो टान के। लेकिन अबर आपके हाथ में को दे दिए क्रिकेट वाला बॉल, थोड़ा बॉल बड़ा है, आपको आदमी आएगा छीनने में कम पावर लगेगा। अब क्या किए, तेरे हाथ में दे दिए फुटबॉल वाला बड़ा सा बॉल दे दिए, अब तुम ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हो, तो कोई आदमी आएगा आराम से छीन के ले जाएगा। समझ रहे हो? तो सबसे कम छीनने में पावर कहां लगा? बॉल सबसे बड़ा था, सबसे कम पावर लगा। बॉल सबसे छोटा था, सबसे ज्यादा पावर लग रहा था। तो ठीक है, हम लोग पीरियोडिक टेबल में बेटा जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? साइज छोटा होता है, साइज छोटा हो जाता है, और साइज छोटा हो गया तो छीनने में ज्यादा पावर लगेगा। तो हम लोग को क्या पूछा है कि कम पावर किस में लगेगा? तो कम पावर किस में लगेगा? जिसका साइज बड़ा होगा। तो देखो जो हम लोग के पास बेटा, यहां ध्यान से देखना, आपको जो दिया हुआ है चाल्कोजन कौन ग्रुप को बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं। अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 को बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं। चाल्कोजन कौन फैमिली को बोलते हैं? आपको बताना है। चाल्कोजन जो है आपको ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं। तो बताओ कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे ग्रुप नंबर 1 से, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि पहले ग्रुप 1 है, उसके बाद देखो यहाँ ग्रुप 2 है, उसके बाद आपका दे दिया है ग्रुप नंबर 16 और 17। तो हम लोग जान रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो बड़ा से साइज में छोट हो रहा है, तो इसको निकालने में ज़्यादा पावर लगेगा। तो कम पावर किस में लगेगा? ग्रुप नंबर 1 में। इसीलिए ग्रुप नंबर 1 को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा अल्कली मेटल, आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको डिटेल से एक्सप्लेन करते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई, मतलब रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा जो आपको दिया हुआ है। आप लोग को बताए थे कि भैया सबसे ज़्यादा होता है नेगेटिव का, सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा होता है नेगेटिव का, उसके बाद सबसे पहले बताए थे कि सबसे ज़्यादा रेडियस होता है नेगेटिव का, उसके बाद होता है न्यूट्रल का जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उसके बाद आपको बताए थे उसके बाद होता है पॉजिटिव का। ठीक है, तो हम लोग का क्या दे दिया? नेगेटिव पॉजिटिव। तो बोले थे कि जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा, साइज पर जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतने ज़्यादा साइजवा रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर टोटल निकलेगा सी नंबर, आंसर होगा सी नंबर। ये सब वीडियो लंबा नहीं करना चाहते इसलिए डिटेल से नहीं समझा रहे हैं, थोड़ा हल्का फुल्का आपको टेलर बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पूछा है इफ द
इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 4s2 और 4p6 है, तो एलिमेंट जो है बिलोंग करेगा s ब्लॉक से, p ब्लॉक से, d ब्लॉक से और f ब्लॉक से। तो बाबू ये एलिमेंट देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है ना, तो p ब्लॉक से बिलोंग करेगा, तो आंसर हो जाएगा p ब्लॉक। अब ऐसे भी देख लो ना, निकाल के भी देख सकते हो कि भैया देखो आर्गन का मतलब होता है 18, तो यहाँ सबसे पहले आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है प्लस, उसके बाद देखो डी में 10 है यानी कि 10 प्लस 2 प्लस, और यहाँ देखो लास्ट में कितना है 6। अगर ये सब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दो, यहाँ 18 दूनी 36, एटॉमिक नंबर 36 किसका बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 36 जो है आपका क्रिप्टन का होता है। किसका होता है, क्रिप्टन का। और क्रिप्टन आप लोग को कहाँ मिलता है, ग्रुप नंबर 18 में मिलता है। कहाँ मिलता है, ग्रुप नंबर 18 में। जैसे हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ये ट्रिक दिए थे। तो देखो ये ग्रुप नंबर 18 का है, ग्रुप नंबर 18 का है, क्रिप्टन कहाँ मिल रहा है, पी ब्लॉक में, इसीलिए आपका आंसर होगा पी ब्लॉक। तो आप किसी भी तरह से इसको निकाल सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 पूरा तगड़ा क्वेश्चन है बाबू। विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, कौन इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हीलियम आपका H2 नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हीलियम जो है ना H2 एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इसको पढ़ाए थे, ठीक है, मोट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे, MOT मोट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें आपको बताए थे कि भैया बॉन्डिंग, इसमें बोले थे कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर का बताए थे बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, ये फार्मूला दिए थे। और वहाँ से निकालोगे H2 का बॉन्ड ऑर्डर तो निकलेगा आपका 0, इसलिए जब 0 निकलेगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बेटा C, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 तगड़ा है बाबू। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पढ़ाए थे, आपको बताए भी थे भैया, आएगा टेस्ट में भी दिए थे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब देखो, प्यार से देखना, आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, क्या होता है, सेम या फिर होता है इक्वल, क्या होता है, सेम या फिर इक्वल। और इलेक्ट्रॉनिक ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बाबू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसी को बोलते हैं बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में मिलेगा, CO में, क्योंकि देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन का 8, तो 8 6 जोड़ेंगे 14 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसी तरह से 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास 7, 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ जो कार्बन है, कार्बन का कितना होता है बेटा 6, कितना होता है 6, ठीक है, कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का कितना हुआ 7, तो 6 7 13 और ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज है, 13 और 1 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, इसीलिए आपका आंसर जो निकलेगा वो आपका A नंबर होगा। क्या होगा बाबू, A नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तगड़ा है, मजे से देखते रहो, मजे लेते रहो, और आपको कमेंट में बताना है कि कितना नंबर आया। देखो बाबू टेस्ट में भी क्वेश्चन दिए थे, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया NH3 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे बालक तो कैसे होगा। यहाँ नाइट्रोजन है आपके पास, ये बेटा 3 गो है, तो ये 3 बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन के पास एगो खोपड़िया में इसका होता है लॉन पेयर, क्या होता है लॉन पेयर। अब लॉन पेयर है, आप लोग को सिखाए थे कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो होता है बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर जोड़ के बताना होता है। बॉन्ड पेयर कितना है भैया, 3 गो बॉन्ड बनाया, 3 हो जाएगा, लॉन पेयर 1 है, तो टोटल कितना हुआ 4। और आप लोग को बताए थे कि अगर 4 है तो 4 का देखो 1 है तो एक का तो नहीं होता है, अगर 2 आएगा तो 2 को बोलते हैं SP, अगर 3 आएगा जोड़ के तो इसको बोलते हैं SP2, और अगर जोड़ के बेटा 4 आएगा तो इसको बोलते हैं SP3। तो देखो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर आपका जोड़ के जब हाइब्रिडेशन निकालेंगे तब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जोड़ के कितना है 4, और 4 को पढ़ाए थे कि sp3 होगा, इसीलिए बेटा आपका आंसर जो है वो हो जाएगा C नंबर sp3, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तगड़ा है मजेदार है। यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मिसमैच, कौन इसमें से मिसमैच है रिगार्डिंग द शेप। तो शेप किसमें मिसमैच है बाबू, देखो आप लोग को बताए थे, ध्यान देना। अगर शेप की बात करें हम लोग तो बेटा यहाँ देखो XeF4 दिया है, XeF4, तो XeF और आपका F और F ये सिखाए थे। और जेनॉन के पास 2 गो लॉन पेयर होता है, ये भी बताए थे कि यहाँ जेनॉन के पास क्या होता है 2 गो लॉन पेयर। तो हम लोग बताए थे कि बाबू जब आप शेप का खोज करोगे तो शेप में क्या होता है, सिर्फ लॉन पेयर को गिना नहीं जाता है, सिर्फ इस तरह हम लोग देखेंगे। जब भी हम लोग शेप निकालते हैं तो शेप में हम लोग क्या करते हैं, लॉन पेयर को हटा देते हैं, लॉन पेयर हटा दिए, यहाँ से भी लॉन पेयर हटा दिए, तो ये क्या बन गया स्क्वायर प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर जो बन रहा है हम लोग का, ये बन रहा है हम लोग का स्क्वायर प्लेनर, क्या बन रहा है ये SQUAR स्क्वायर प्लेनर। लेकिन देखो यही तो मिसमैच है, स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए Xe4 का, लेकिन यहाँ दे दिया ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल के केस में कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल केस में आपको 6 होना चाहिए ना, यहाँ 4 को गया, एक ऊपर और बॉन्ड जाता है, एक और नीचे आता है, तब हम लोग ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। तो यही तो मिसमैच है, तो आपका आंसर हो जाएगा A नंबर। क्या हो जाएगा बाबू, A नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तगड़ा है मजेदार है बाबू।
चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, बहुत खतरनाक है। पूछ रहा है यह सिस्टम, मतलब पूछ रहा है एक सिस्टम है, कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नोर एनर्जी, ना ही वो मैटर को एक्सचेंज कर पा रहा है ना ही एनर्जी को, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? ऐसे सिस्टम को आपको ऑफलाइन में पढ़ाए थे कि आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। आप लोग को हम पढ़ाए थे सिस्टम 3 प्रकार का होता है, एक ओपन सिस्टम, दूसरा पढ़ाए थे बेटा क्लोज सिस्टम, और तीसरा पढ़ाए थे आपको आइसोलेटेड सिस्टम। क्या पढ़ाए थे? आइसोलेटेड सिस्टम। और इसमें बोले थे कि बाबू आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही एनर्जी और ना ही मास, कुछ भी आगे पीछे ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसी को हम लोग आइसोलेटेड बोले थे। तो आपका आइसोलेटेड यही तो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखो, मजेदार है बाबू। देखो 23 में क्या है कि इन या प्रोसेस यहाँ दिया है 701 जूल, ठीक है, हीट जो है एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम अतना, ठीक है, ये दे दिया है ऑफ द वर्क डन बाय सिस्टम। इसमें क्या पूछ दिया हम लोग को, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ आपको सिखाए थे, Q बराबर Q माइनस डब्ल्यू, डेल्टा U बराबर Q माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ कितना दिया है Q, देखो हीट आपको दे दिया था कितना, हीट आपको दे दिया है 701, तो इसमें हम लोग डब्ल्यू वर्क डन को माइनस किए तो कितना आ गया 307 जूल। तो आपका आंसर बी हो जाएगा 307 जूल। आई होप सब मिला रहे हो और आपको कमेंट में बताना है, सब क्वेश्चन ही सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, पूछा है फॉर या रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन से जो है 1 मोल हाइड्रोजन में जा रहा है। तो पूछ रहा है कि डेल्टा H और डेल्टा S का साइन क्या होगा रिस्पेक्टिवली, क्या होगा। ए में दे दिया प्लस प्लस, बी में दे दिया प्लस माइनस, सी में दे दिया माइनस प्लस और डी में दे दिया बाबू माइनस माइनस। ध्यान से समझो, प्यार से देखो इसको, जब तुम प्यार से देखोगे तो एक बात समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है देखना ध्यान से। ये जो रिएक्शन है बाबू, यहाँ देखो आपका दे दिया बेटा 2H और ये 2H से कहाँ जा रहा है H2। अब यहाँ देखो टोटल यहाँ पर कितना था, यहाँ पर देखो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ हाइड्रोजन दुयो आवारा था, दुयो हाइड्रोजन आवारा था, लेकिन यहाँ एक हाइड्रोजन आवारा है, लेकिन H2 जब बना तो क्या हो गया, H और H का तो एक बॉन्ड बन गया। और जहां भी बॉन्ड बनता है, जहां भी रिश्ता बनता है, वहां से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो बाबू यही तो बात है ना कि जब हम लोग डेल्टा H में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले 2H से जब H2 में बन रहा है तो बॉन्ड बन रहा है, और जब बेटा बॉन्ड बनता है एनर्जी निकलता है, और एनर्जी जब निकलता है तो ये कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए बताए थे कि डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग को डेल्टा S पूछा था, तो डेल्टा S का मतलब होता है क्या होता है भैया, इंट्रोफी। इंट्रोफी क्या होता है, देखो 2 एटम से 1 एटम में जा रहा है, 2 एटम से 1 एटम में बदल रहा है। देखो यहाँ 2 एटम था, रिएक्टेंट साइड में देखो 2 गो एटम है, और इस साइड में देखो प्रोडक्ट साइड में 1 एटम बन गया। तो 2 एटम से 1 एटम जब बना तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कम हो गया। 2 एटम था तो उसमें ज्यादा पार्टिकल था, 1 एटम हो गया तो पार्टिकल कम हो गया, और जब पार्टिकल कम हो गया तो डिसऑर्डर भी उसका घट गया। और डिसऑर्डर घट गया बाबू, तो बेटा आप लोग को बोल रहे थे कि डिसऑर्डर जब भी घटेगा डेल्टा S का वैल्यू होता है नेगेटिव, अगर डिसऑर्डर बढ़ता है तो डेल्टा S का वैल्यू क्या हो जाता है, डेल्टा S का वैल्यू हो जाता है पॉजिटिव, लेकिन घटा है इसलिए होगा नेगेटिव। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव आने की आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा बेटा, डी नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछा है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। यहाँ दे दिया है सी, जब हम लोग मीथेन को हम लोग O2 से रिएक्शन करवाते हैं तो CO2 और वाटर बनता है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि क्या चेंज होगा, तो इसके लिए बोले थे वैल्यू रट लेना, वैल्यू को क्या करना, रट लेना। तो इसमें माइनस ये होगा आंसर, बी नंबर होगा। इसमें एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन है -891.1 किलो जूल। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, यहाँ पूछा है कि डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव है। 26 नंबर में फॉर द विच प्रोसेस डेल्टा G का वैल्यू जब नेगेटिव है तो रिएक्शन आप लोग को बताए थे कि स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। तो इसे सब बताए थे कि डेल्टा अगर जीरो आ गया वैल्यू, जीरो तो इक्विलिब्रियम में, ठीक है, जीरो बताए थे ना कि समझा देते हैं आप लोग को, बताए थे कि अगर डेल्टा G का वैल्यू भैया तो जीरो आ गया तो रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम में। अगर डेल्टा G का वैल्यू बाबू पॉजिटिव आ गया तो ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और बताए थे कि अगर आपका डेल्टा H का वैल्यू जो है सॉरी डेल्टा G का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो ये रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस। क्या रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस। तो यही तो पूछा था, मस्त क्वेश्चन पूछा है जी, एक भी सब तगड़ा पूछा, जो पढ़ाए उसी से पूछा बाबू। चलो यहाँ पूछा है फॉर द रिएक्शन, यहाँ दे दिया कॉपर सल्फेट में 5 टाइम H2O है, और ये रिवर्सिबल CuSO4 3 टाइम H2O बना रहा है, 2 टाइम ये बना रहा है। अब इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द करेक्ट, तो आपको बताए थे कि करेक्ट कौन होगा, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा आपका ऑल ऑफ दीज, सब सही होगा, तो डी नंबर होगा। ठीक है, ये सब डिटेल्स से आपको KP
केसी और केपी, ये सब हम डिटेल से आपको सिखाए थे जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो उस टाइम सब निकालने के लिए आपको केपी केसी सब सिखाए थे, ठीक है ना। तो आपका ऑल ऑफ दीज होगा। ट्रिक में भी बताए थे, जो ट्रिक वाला वीडियो अपलोड किए थे उसमें बोले थे आपको, ये देखो अब अभी तुक्का मारने वाला ट्रिक हम बताए थे कि तुक्का मारने वाला ट्रिक में अगर कहीं ऑल ऑफ दीज दिख गया, ऑल ऑफ दीज, तो उसमें वही आंसर सही होता है, तो आपका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। ये ट्रिक में भी बताए थे आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखो बाबू, यहाँ पूछा है विच वन ऑफ द कंजुगेट बेस, SO4 का कंजुगेट बेस आप लोग को सिखाए थे। ये कॉन्सेप्ट परीक्षा में 3 बार टेस्ट में इसको डाले हम, 3 बार। मेरा ऑफलाइन का जो बच्चा है उसको 3 बार ही टेस्ट में डाले, उसे बौरा गया था कि सर इसको बार बार क्या डाल रहे, अरे परीक्षा में आता है बाबू। आप बोले थे कि जब भी आपको कंजुगेट एसिड बनाना है, क्या बनाना है, कंजुगेट एसिड बनाना है, तो बोले थे कि बेटा जो आपको दिया है, जैसे HSO4- दिया था, इसमें तुमको H+ को ऐड करना था, क्या बन जाता H2SO4। लेकिन हम लोग को बेस पूछा है ना, तो आपको बोले थे कि जब भी आपको कंजुगेट बेस बेटा निकालना है, कंजुगेट बेस, तो जो दिया हुआ है, जैसे HSO4- दिया हुआ है, इससे तुमको क्या करना है, एक तो हाइड्रोजन निकाल देना है। तो हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, SO4 में -2 चार्ज, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन H+। तो देखो आंसर आपका क्या निकल रहा है बाबू, SO4 में -2 चार्ज, तो आंसर आपका डी होगा। क्या होगा बेटा, डी होगा। ये एकदम क्वेश्चन हम 3-4 बार टेस्ट में लिए थे, सब बचवा बौरा गया था, बोले सर इतना बार क्या है डाल रहे हैं, बोले रे क्यों डाल रहे हैं, थोड़ा एग्जाम आएगा ना बाबू तब थोड़ा समझ में आएगा। देखो लेविस एसिड का ये भी क्वेश्चन हम बार बार टेस्ट में डाले थे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज लेविस एसिड। आपको बोले थे लेविस एसिड किसको बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं भैया जिसके पास ऑलरेडी बॉन्ड बना लिया। जैसे ऐसे समझो, तो घर में कोई लड़का है, अभी लड़के में बिया कर लिया, एक सुंदर लड़की से बिया हो गया, पूरा एकदम ऐश्वर्या राय से भी स्मार्ट है। अब बिया कर लिया तो इसको 1 महीना 2 महीना 6 महीना लगा रहे, यही मेरा दुनिया है, चांद सितारा धरती है। अब 6 महीना के बाद जब क्रीम पाउडर काजल लिपस्टिक सब मांगने लगा, तब इसको लड़का क्या हुआ, अब इसको कम प्यार करने लगा है ना, बोला अरे यार तुम तो जान खा जाती है, तो इसको देखो यहाँ से हटा दिया। आप क्या किया, अभी लड़कवा जो था अभी स्कूल में भटकल बोलेगा, वहाँ एक सुंदर लड़की भेटा गया तो ओकरे बारे में सोचेगा, बकरू फंसा लेते हैं, अगर से शादी कर लेते, बिया कर लेते हैं कि नहीं। तो ऐसा लड़का जो बिया करने के बाद भी दोसर दने तड़प रहा है, दोसर लड़की को ध्यान दे रहा है, उसको बोलते हैं लेविस एसिड। यानी कि बेटा ध्यान से समझो कि अगर सबसे पहले लेविस एसिड वैसा मॉलिक्यूल को कहते हैं जो ऑलरेडी बॉन्ड बनाया हुआ है, जो ऑलरेडी बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो और इलेक्ट्रॉन का चाहत रखता है, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, लेविस एसिड। सिंपल भाषा में समझो बाबू, लेविस एसिड का मतलब आप लोग को सिखाए थे, एल लेविस एसिड का मतलब वो लोन पेयर एक्सेप्टर। क्या होता है बाबू, लोन पेयर एक्सेप्टर, ये CEP, लोन पेयर एक्सेप्टर। देखो जो आपका बोरॉन है ना, बोरॉन जो है 3-3 को क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, 3-3 को, लेकिन अभी भी बोरॉन का दिल के कमरा खाली है। बोरॉन सोच रहा है कि यार कोई यहाँ मेरा दिल के कमरा में वैकेंट p ऑर्बिटल में कोई लोन पेयर डोनेट कर देता तो मजा आ जाता। तो इसीलिए लेविस एसिड आपका बनेगा BCl3। एकदम ऑफलाइन में बार बार आपको सिखाए थे ट्रिक से। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब HCl एक्वस से करवाते हैं तो ये NaOH देता है। द कंसंट्रेशन ऑफ 10 के पावर -3 हुआ, तो इसका pH निकालना है, रिस्पेक्टिवली क्या निकालना है, pH निकालना है, सभी का pH निकालना है, NaOH का, HCl का और NaCH का pH निकालोगे तो आपका 11, 3 और 7 आएगा, तो आंसर आपका होगा बी। pH निकालने का फार्मूला आपको सब सिखाए थे। pH बराबर बोले थे, pH बराबर -log H+ कंसंट्रेशन, और एक फार्मूला और दिए थे, pH बराबर -log OH- कंसंट्रेशन, ठीक है। एक ही फार्मूला दिए थे, एक और बताए थे, pH + POH = 14, 3 फार्मूला दिए थे। तो यह है बाबू एकदम सन निकल जाएगा ये फार्मूला से, ठीक है। जो पढ़ाए बेटा वही आया, तो आप लोग को घबराना नहीं है, प्यार से देखते रहना है। चलो यहाँ पूछा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरॉन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरॉन पूछा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरॉन NaBH4 में, और Cr का पूछा है K2Cr2O7 में। तो देखो ये आप लोग को सिखाए थे ना बाबू कि NaBH4 है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना है उसको X मान लेना। NaBH4 है, बोरॉन का निकालना तो X मान लेंगे। देखो सोडियम का कितना होता है +1 + X, हाइड्रोजन का कितना होता है +1 4 बार 4 = 0, यह निकलेगा ना, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + X + 4, ठीक है, यहाँ से निकलेगा। यह क्या होगा जी, देखो सोडियम का 1 हुआ, इस पर चार्ज है क्या, तो आपका हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना, माइनस क्रोमियम का, ऑक्सीजन का देखो यहाँ दे दिए 3, ठीक है। तो यहाँ से जब निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, ध्यान दो, यहाँ थोड़ा गड़बड़ कैसे हो रहा है जी, क्रोमियम का, बोरॉन का पूछा, बोरॉन का तो 4, देखो बोरॉन का हाइड्रोजन पर 4 होता है, सोडियम पर 1, 4 1, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन जो जुड़ल है माइनस में जुड़ल है, किस में, माइनस में, तो 3, और आपको ये निकाल लेना ठीक से, आपको ये सब सिखाए थे, आपका बी होगा, ठीक है, आंसर नंबर बी होगा। थोड़ा यहाँ देखो जैसे K2Cr2O7 में देखो यहाँ यार जगहवा बनाने वाला थोड़ा कम पड़ गया, ठीक है,
इसीलिए थोड़ा डाउट हो रहा है, जगहवा जो है यहाँ से थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना BH4 का एंड ये BH4 का, तो आपको पता चलेगा किस पर कितना चार्ज जा रहा है, ठीक है ना। देखो K2Cr2O7 में पूछा है, ध्यान दो, कहाँ यार, देखो यहाँ जगह कम है, फिर भी कहाँ हल करें, ऊपरे में हल कर देते हैं। देखो आप निकाल लेना ऑक्सीडेशन स्टेट, हम एक और निकाल देते हैं, अच्छा निकाल देते हैं, वीडियो लंबा ढेर हो रहा है लेकिन फिर भी हम निकाल देते हैं। चलो यहाँ दे दिया, मान लो कि K2Cr2O7 दे दिया, क्या दे दिया, K2Cr2O7 में दे दिया, किसका निकालने बोला है, क्रोमियम का। क्रोमियम का निकालेंगे तो पोटेशियम का कितना होता है, +1, 2 बार है तो +2 लिख देंगे, प्लस क्रोमियम 2 2x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है -2 × 7 = 0, यही आएगा। अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2x - 14 = 0, यही आएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 12 = 0। अब इसको जब हल करेंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड में हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 12/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो आपका आंसर निकलेगा +6, क्या निकलेगा, +6। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 + 3 और +6। तो देखो निकाल दिया ना, तो बी नंबर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 31 बहुत लंबा हो रहा है, सबको सॉल्व नहीं कर पाएंगे बाबू, आंसर मैच करवा रहे हैं, मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 32 देखो यहाँ पूछा, इन द फ्लोइंग रिएक्शन, यहाँ दे दिया है P4KOH और यहाँ दे दिया H2O और यहाँ से ये बन गया। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, क्या हो रहा है, P जो है सिर्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, P जो है ओनली क्या हो रहा है, P इज रिड्यूस हो रहा है, केवल P ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस हो रहा है, P नाइदर ऑक्सीडाइज और नॉर रिड्यूस। तो देखो यहाँ फास्फोरस, देखो आपको बताए थे कि अकेले में जब किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, आपको बताए थे कि जब वो फ्री स्टेट में है या तो अकेला 0, तब फास्फोरस का 0 है। लेकिन देखो इस एटम जब जाओगे तब 0 से आ गया +1 में, देखो यहाँ निकालोगे 0 से +1 और यहाँ निकालोगे 0 से जा रहा है -3 में। तो देखो +3 में जा रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, -3 में जा रहा है तो रिड्यूस भी हो रहा है, तो ये रिएक्शन में दोनों काम हो रहा है, तो हो जाएगा P ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। तो आंसर आपका सी निकलेगा, क्या निकलेगा, सी। अरे आपको ट्रिक में भी बताए थे कि दो चीज देल रहेगा तो वही आंसर होगा, दो सेम चीज देल रहेगा तो वही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 33 में देखो बाबू पूछा है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। एक तो मॉलिक्यूल दे दिया, इसमें आपको बेटा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या पूछा है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो प्यार से, क्या दे दिया है, नाइट्रोजन, यहाँ 3 गो दे दिया है आपको, कार्बन के पास है, उसके बाद CH है, तो H को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं CH, ठीक है, C और ट्रिपल बॉन्ड, फिर से आपको क्या दे दिया, N दे दिया, यही तो है। आप बोले थे कि बाबू जब एक सिंगल बॉन्ड रहता है तो सिग्मा बॉन्ड होता है, दो रहता है एक सिग्मा रहता है एक पाई रहता है, अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक वो सिग्मा रहता है और दो पाई रहता है, ये सब चीजें आपको हम सिखा चुके हैं। तो हम लोग को देखो सिग्मा बॉन्ड अगर निकालना है बेटा तो सिग्मा बॉन्ड कितना निकलेगा, देखो यहाँ नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाए एक सिग्मा, देखो यहाँ सिग्मा 1, एक यहाँ देखो सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4 और एक यहाँ देखो सिग्मा 5, तो टोटल सिग्मा कितना हुआ, सिग्मा 5 हो गया। टोटल आपके पास सिग्मा सिंगल बॉन्ड कितना हुआ, सिग्मा बराबर 5। आप पाई निकालोगे तो देखो यहाँ 2 गो है ना, तो 2 गो पाई यहाँ हुआ, 1 2 2 गो यहाँ हुआ पाई और 2 यहाँ, तो पाई बराबर हो गया 4, तो सिग्मा 5 पाई 4, सिग्मा 5 पाई 4 कहाँ है भैया, सिग्मा 5 पाई 4, देखो आंसर नंबर ये। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 बेटा पूछो, देखो पूछा है कि 2 क्लोरोप्रोपेन एंड ऑन क्लोरोप्रोपेन विल एक्सबिट खाली जगह आइसोमरिज्म, कौन आइसोमरिज्म दिखाएगा, ड्रॉ कर लो ना स्ट्रक्चर। प्रोपेन दिया है, प्रोपेन 1 2 3, यहाँ पूछा है 2 क्लोरोप्रोपेन, तो देखो 2 पर प्रोपेन है, अरे और आपको दिया एंड में दे दिया ऑन क्लोरोप्रोपेन, तो 1 2 3 और 3 पर क्लोरो। देखो यहाँ पर जो क्लोरीन है, ध्यान दो, हम लोग नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है तो इसको मानेंगे 1, इसको 2, यहाँ पर 3, यहाँ से करेंगे देखो 1 2 3, देख रहे हो यहाँ पोजीशन नंबर 1 में था, ध्यान से दो, प्यार से देखो, प्यार के निगाहों से देखोगे तब प्यार होगा। यहाँ देखो यहाँ पर जो क्लोरीन चिपकल है कार्बन नंबर 1 पर चिपकल है, और यहाँ जो क्लोरीन बेटा चिपकल है कार्बन नंबर 2 पर चिपकल है, तो पोजीशन गड़बड़ाया ना, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा बेटा पोजीशन आइसोमरिज्म, तो आंसर आपका निकलेगा बी, क्या निकलेगा, बी। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पूछा है, क्या पूछा देखो, द आयुपेक नेम ऑफ द आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। देखो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर छापोगे तो इस तरह से छपाएगा, ठीक है, वीडियो लंबा नहीं करना चाहते इस तरह से छपाएगा। अब आपको नंबरिंग करना है, कहां से करोगे, जहां से पहला ब्रांच नजदीक है इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3 मानेंगे। तो देखो मेन चेन तो आपका ये बन गया, मेन चेन ये बन गया। अब देखो 1 पर क्लोरो लटका हुआ है, 2 पर मिथाइल, तो ऑन क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑन क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो आपका आंसर बी नंबर निकलेगा, क्या निकलेगा, बी नंबर निकलेगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 आ चुके हैं, बहुत करीब है बाबू। विच ऑफ द फ्लोइंग इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पूछ रहा है कि कौन न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल आप लोग को बताए थे कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में एक क्वेश्चन आएगा, देखो लिखल है न्यूक्लियो, NUCLEO न्यूक्लियो और फाइल,
दो चीज मिलके बना है, न्यूक्लियो और एक बना है फाइल। न्यूक्लियो का मतलब होता है बाबू न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में सबको पता है कि होता है पॉजिटिव चार्ज। और फाइल का मतलब होता है लभर। क्या होता है? लभर। तो प्लस चार्ज के लभर कौन रहेगा? माइनस चार्ज। सिंपल समझो ना कि लड़का के लभर कौन है? लड़की। लड़का की लभर कौन है? लड़की। अब इसी तरह से प्लस को क्या पसंद है? माइनस। बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल उसको बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे? जो न्यूक्लियस से प्यार करेगा। तो न्यूक्लियस से कौन प्यार करेगा? न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस का लभर। अब न्यूक्लियस में प्लस चार्ज रहता है, प्लस चार्ज का लभर कौन होगा? माइनस चार्ज। तो जकर मुड़िया में माइनस चार्ज रहता है उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो देखो अगर मुड़िया में CN के मुड़िया माइनस चार्ज है तो ये बनेगा बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। हाँ समझ में आ रहा है तो तालियां बजते रहना चाहिए, हार्ट दिल आते रहना चाहिए और बोलो हाँ भैया एकदम गर्दा गर्दा हुआ, धुआं धुआं हो गया, फाड़ के रख दिए। बस ये एटीट्यूड आपके पास बाबू होना चाहिए। यहाँ बेटा पूछा है होमोलिटिक फ्यूजन। देखो क्वेश्चन नंबर 37 में बेटा पूछा है कि होमोलिटिक फ्यूजन टेंड्स टू बी फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनेगा? होमोलिटिक फ्यूजन। आप लोग को सिखाए थे बाबू कि होमोलिटिक फ्यूजन जो होता है हीट के प्रेजेंस में या फिर लाइट के, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। मान लो कि आपके पास Cl2 है और जब इसके ऊपर आप H डालोगे, सनलाइट डालोगे, तो ये जो Cl का बॉन्ड है जब सनलाइट दौड़ेगा, जब भी आप Cl2 का मतलब Cl हुआ ना, जब भी सनलाइट डालोगे तो यहाँ से आएगा सन 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 सन, मारेगा बॉन्ड चंद से टूट जाएगा, इसका ब्रेकअप हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा बेटा Cl और एक इलेक्ट्रॉन ये Cl। तो जब भी आपका जो है होमोलिटिक फ्यूजन होता है वो हीट या फिर लाइट के प्रेजेंस में होता है। हीट, ये त्रिभुज नहीं है, गणित नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये बेटा आपका हीट है, ये आपका सनलाइट है। तो हीट और लाइट के संपर्क में जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो फ्री रेडिकल बनता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो फ्री रेडिकल, तो आपका आंसर फाइनली हो जाएगा फ्री रेडिकल C नंबर। तो आपको बताना है कि कितना नंबर आपका आ रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो बेटा, यहाँ पूछा है, देखो यार ये भी टेस्ट में डाले थे, 2 बार डाले, चंगरियन पगला गया कि सर देखो यहाँ नावा नहीं लिख के डाले थे, लेकिन ये डाले थे परीक्षा में, टेस्ट लिए थे 2-3 को लास्ट में, उसमें पक्का डाले थे। बोला सर बार बार काहे डाल रहे? बोल रहे एग्जाम में थोड़ा समझ में आएगा बाबू कि बार बार क्यों डाल रहे हैं। तो देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर दे दिया, ब्यूटेन ब्यूट ट्विन। तो ब्यूट ट्विन का स्ट्रक्चर कैसे छापेंगे? ब्यूट मैंने 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, 2 पर E, तो कार्बन नंबर 1 देखो 2 पर E। अब इसका हाइड्रोजन मिला दो ना। तो एक बोले थे कि जब तक केमिस्ट्री जिंदा है कार्बन पर हाइड्रोजन फिदा है, कार्बन का कोई नहीं तो हाइड्रोजन। बेटा ध्यान दो, एक बॉन्ड बनाया है तो इसके पास कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। 3 बॉन्ड बनाया है तो इसके पास 1 हाइड्रोजन। 3 बॉन्ड बनाया है 1 हाइड्रोजन। 1 बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन। अब बेटा देखो क्वेश्चन में बोल दिया है कि पहला स्टेप में तोरा करना है O3 डालना है और सेकेंड स्टेप में आप लोग को डालना है H2O जिंक। क्या डालना है? H2O जिंक। अब बेटा ध्यान दो, ओजोनोलाइसिस में बोले थे कि लड्डू बांटना। क्या करना है? लड्डू बांटना। बोले थे कि जहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और ऑक्सीजन O3 को एक लड्डू इधर एक लड्डू इधर जोड़ दो। अब जब लड्डू जोड़ोगे क्या हो जाएगा? CH3 CHO और CH3 CHO। आपका फाइनली क्या बन जाएगा? CH3 CHO प्लस, यहाँ बन जाएगा CH3 CHO। तो देखो आपका फाइनली यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? 2 कार्बन को हम लोग बेटा बोलते हैं ईथ। क्या बोलते हैं? ईथ। और सिंगल बॉन्ड है ANE और 1 नंबर पर है अल, 1 नंबर पर अल। तो ई यहाँ से आप लोग का हट जाएगा, तो ई फाइनली आपको यहाँ से ई कट जाएगा। क्या कटेगा? देखो ध्यान से देखो, प्यार से देखो। आप यहाँ जब कटेगा बाबू तो फाइनली क्या बचेगा? ETHANAL, इथेनल। तो फाइनली आपका जो आंसर बेटा निकलेगा वो क्या निकल जाएगा? इथेनल। कहाँ है? प्यार से देखो, नंबर बी देखो, तगड़ा से देखो, नंबर बी में आपका हो जाएगा इथेनल। तो 39 तक हम लोग फाड़ चिड़ चुके हैं, अब हम लोग 40 पर आए, इसका भी गर्दा उड़ाने वाले हैं। ध्यान दो, प्यार से देखना। यहां पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एरोमेटिक, इसमें से कौन एक एरोमेटिक है? आपका 4 को ऑप्शन दे दिया है बाबू। आप लोग को बताए थे, ट्रिक दिए थे, एकदम तगड़ा ट्रिक दिए थे कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। बोले थे कि अगर क्रो रहेगा, क्या रहेगा? क्रो, CRO, क्रो। क्रो का मतलब होता है एरोमेटिक। क्या होता है बाबू? एरोमेटिक। क्रो माने एरोमेटिक। ट्रिक बताए थे CRE, क्री 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 का मतलब होता है क्या बोले थे? एंटी एरोमेटिक। क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। ट्रिक दिए थे। और जो ना एरोमेटिक हो और जो ना एंटी एरोमेटिक हो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। तो आप लोग को एक हक्कल रूल भी पढ़ाए थे। कौन रूल पढ़ाए थे? हक्कल रूल। ध्यान दो, हक्कल रूल में क्या बोले थे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ध्यान दो, हक्कल रूल से अभी तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा बाबू। हक्कल रूल, हक्कल रूल को देखो। हक्कल रूल में आपको बोले थे कि बेटा हक्कल रूल जो है HUCKEL, हक्कल रूल
4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर तुम यहाँ n बराबर 0 पुट करोगे, अगर n बराबर 0 पुट करोगे 4 इंटू 0 प्लस 2, आप यहाँ से हल करोगे तो कितना निकलेगा, बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n बराबर तुम 1 पुट करोगे तो क्या निकलेगा, 4 इंटू 1 प्लस 2, यहाँ ना, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन डालेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 2, 4 1 4 और 2 कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आगे देखो, ध्यान से देखो, आगे अगर हम लोग n बराबर 2 पुट कर दें तो बेटा क्या होगा, 4 इंटू 2 प्लस 2, यही ना आएगा पाई इलेक्ट्रॉन, 4 दूनी 8 और 2 10, तो आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन आंसर निकल रहा है। आप देखो, अगर एरोमेटिक किसी भी कंपाउंड को होना है तो या तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो उसमें तो रहे बाबू कितना पाई इलेक्ट्रॉन, देखो 4 का 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देख लो ना हकल रूल से, अगर इसमें देखो ये ट्रिक में देखो, पाई इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो बोले थे कि सबसे पहले एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीट रिजोनेंस इन साइकिल होने चाहिए और ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अब बेटा यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई यहाँ हुआ 4 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो ट्रिक में कहीं 4 पाई इलेक्ट्रॉन आया नहीं, तो ये तो आपका एरोमेटिक होगा नहीं। नंबर बी में देखो कंजुगेशन कहीं है ये नहीं है, तो ये भी तो आपका होगा नहीं। आप सी में देखो बाबू, सी में देखो एक यहाँ डबल बॉन्ड आया था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर देखो मुड़िया पर है, 2 इलेक्ट्रॉन देखो बॉन्डवा में है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डवा में है और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर मुड़िया में, 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रिकवम कहीं आया है, हकल रूल से 4 नहीं आया, तो 4 जब नहीं आया तो ये भी आपको एरोमेटिक नहीं होगा। लेकिन देखो ये जो आपका दिया हुआ है, 2 को जो दिया हुआ है, 2 को बेंजीन दिया हुआ है, तो देखो इसमें कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हुआ 10 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो जब हकल रूल से हम लोग सॉल्व किए तो देखो 10 पाई इलेक्ट्रॉन निकला ना, तो फाइनली ये आपका होगा एरोमेटिक। क्या होगा, एरोमेटिक। तो आपका आंसर जो निकलेगा डी निकलेगा। और इसका नाम क्या है बाबू, इसका नाम है नेप्थलीन। क्या नाम है, नेप्थलीन, NaPHTHAL, नेप्थलीन इसका नाम है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आपको 40 में कितना नंबर आने वाला है जरूर बताना। और अगर आपको सारा चीज सॉल्व कर लिया तो बोल देना कि भैया फाड़ के रख दिए। बस हम यही सुनना चाहते हैं कि आप लोग डायरेक्ट बोलो कि भैया हम फाड़ के रख दिए। अगर इस एटीट्यूड के साथ अगर बोल दोगे कि हाँ भैया फाड़ के रख दिए, तो बाबू जो बोलोगे वो सुनेंगे। ठीक है, बोल दो कि हम 40 में 40 फाड़ के रख दिए। और कितना नंबर आपका आ रहा है कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो और पूरा धुआं धुआं उड़ाते रहो। ठीक है, लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज है। खाओ पियो शान से, दुश्मन जलेगा तेरे नाम से। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।